घरों पे नाम थे, नामों के साथ ओहदे थे, बहुत तलाश किया कोई आदमी न मिला। दिल्ली के पॉश इलाकों से गुजरते समय अक्सर वशीर वद्र का ये शेर जहन में आ ही जाता था, लेकिन उस समय मैं गलत साबित हुआ जब 5 कृष्णा मेनन मार्ग पर हमारी मुलाकात देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ से हुई। जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने शुरुआती 2 साल इसलिए प्रैक्टिस नहीं की क्योंकि उनके पिता CJI थे। उन्हें एक आशंका थी कि कहीं उनके करियर को उनके पिता के साथ न जोड़ दिया जाए। समाज में असमानता को हटाना लगभग उनका एक मकसद सा बन गया है। सभी को बराबरी का मौका मिले, इसे जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपनी मुहिम बना रखी है। फिर चाहे वह गरीब अमीर के बीच हो, महिला पुरुष के बीच हो या फिर LGBTQ ही क्यों ना हो, ये बात सिर्फ उनकी बातों में नहीं फैसलों में भी झलकती है। आइए मिलते हैं देश के सांस्कृतिक परंपरा से जुड़े मगर सबसे प्रयोगवादी देश के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ से। चर्चा में आता है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज रिटायर होते हैं और उसके बाद कोई राजनीतिक पद उनको मिल जाता है, तो क्या ये सही है? हर एक का व्यक्तिगत सवाल है, पर मेरी अपनी राय आप पूछ लें तो मैं ज़रूर ये समझता हूँ कि न्यायाधीश बन के जब आप सेवानिवृत्त हो जाते हैं, थोड़ा समय आपको देना चाहिए। आप कोई भी जज किसी पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं तब भी पर्याप्त समय देना चाहिए, नहीं तो ये क्या होता है, एज वी ऑलवेज से, हम कहते हैं जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट जस्टिस शुड बी सीन टू बी डन, राइट? अब सामान्य नागरिक जो है उसकी क्या राय होगी? मान लीजिए आज वो जज साहब कोर्ट में थे, कल सेवानिवृत्त होके उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन किया, उसका क्या सोच विचार होगा? इसलिए मैं सोचता हूँ कि रिटायरमेंट के बाद, सेवानिवृत्त होने के बाद यदि कोई जजेस पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहें, पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहिए नहीं, वो अलग मामला है, बड़ा उस पर डिबेट हो सकता है, पर यदि ज्वाइन करना भी चाहें तो थोड़ा सा कूलिंग ऑफ पीरियड देना ज़रूरी है। और एक मैं जो समझता हूँ कि वंस यू आर अपॉइंटेड एज अ जज, यू आर अ जज फॉर लाइफ। तो आप सेवानिवृत्ति के बाद भी जजेस का जो बोलचाल होता है या उनकी कॉन्डक्ट होती है, वो कॉन्डक्ट जज की कॉन्डक्ट जैसे होनी चाहिए वैसी होनी चाहिए। जागरूकता अभियान के बावजूद कोर्ट में जाने में हर किसी को डर लगता है। आपने बहुत सारे नए इनिशिएटिव लिए, इस दिशा में क्या किया जा रहा है? मैं समझता हूँ कि जो नागरिक हैं वो कोर्ट की जो प्रक्रिया हैं उनके बारे में उनको जानकारी नहीं है। अधिक तौर से वकील या अधिवक्ता को अपॉइंट करना है कोई मामले में, कौन से अधिवक्ता के पास जाएं, इसके बारे में उनको जानकारी नहीं रहती है। कोर्ट की प्रोसीजर्स जो होती हैं, कोर्ट की भाषा जो होती है, शैली जो होती है, वो सामान्य नागरिक के लिए नहीं है। मैं समझता हूँ कि कोर्ट की पूरी जो प्रणाली है, प्रक्रिया है, वो सहज होनी चाहिए ताकि सामान्य व्यक्ति जो है उसको समझ सके। ये कदम यदि हम उठाएं तो काफ़ी हद तक इसमें सुधार आ सकता है। महंगाई हम बात करें या ये कहें कि लैंग्वेज, लेकिन ये दोनों एक कॉम्बो ऐसा हो जाता है कि हाई कोर्ट ये माना जाता है कि थोड़ा बड़े लोगों के लिए ही है। कॉमन मैन ये सोच ही हिम्मत ही नहीं कर पाता है कि वो हाई कोर्ट तक अप्रोच करे, और सुप्रीम कोर्ट तो फिर तो आम आदमी को अपनी जमीन जायदाद सब बेचना हो तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट में जाए। ऐसी एक मेंटेलिटी ग्रामीण इलाकों या मैं जैसे रूरल एरिया से आता हूँ तो उन क्षेत्रों में बनी हुई है आज भी। इस तरह की मेंटेलिटी को मतलब, और जो एक लोअर क्लास के लोग हैं वो भी अगर कहीं इनजस्टिस फील कर रहे हैं तो वो हायर कोर्ट तक पहुँच सकें, इसके लिए क्या कोई रास्ता बन सकता है? हाँ, ज़रूर बन सकता है। पहली बात तो ये है कि ये कहना ठीक नहीं होगा कि सुप्रीम कोर्ट महज बड़े रिसोर्स क्लाइंट्स के लिए है। जी, ये भी सच है कि बड़ी कंपनियों के भी मामले हमारे यहाँ आते हैं, टैक्स के बड़े मामले आते हैं, कंपनीज एक्ट के मामले आते हैं, पर यह कहना ठीक नहीं होगा कि केवल यही काम हम करते हैं। अब करीब करीब सुप्रीम कोर्ट में आज 80,000 के करीब मामले लंबित हैं। आप इन 80,000 मामलों को देख लें तो यह पता चल जाएगा कि इसमें ज़्यादातर मामले जो पेंडिंग हैं
वो छोटे छोटे मामले हैं, किसी के पेंशन के बारे में हैं, किसी के सर्विस बेनिफिट्स के बारे में हैं। तो शायद ये दुनिया में एक ही सुप्रीम कोर्ट ऐसा है जिसमें कि संवैधानिक मामले आते हैं। संवैधानिक मामलों में इसका असर सामान्य नागरिक पर होता है, उसके जीवन पर होता है। लोगों को समझना चाहिए कि उनके हक हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, उनको सुलभ न्याय मिल सकता है। हाल ही में हम लोगों ने लोक अदालत का आयोजन किया था 29 जुलाई से 3 अगस्त तक। शुरुआत में हमने करीब 15,000 मामले, 14,000 मामलों को लिस्ट किया था कि ये मामलों में सेटलमेंट हो सकती है। 900 से अधिक मामलों का सेटलमेंट हो गया। ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो आजकल चल रहा है, यानी आपको हिंदी में कहना है तो वैकल्पिक विवाद समाधान या मीडिएशन है, मध्यस्थता। हमारे गांव में सदियों से मध्यस्थता होती थी। कोई मामला आ जाए तो ये इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाए और हाई कोर्ट्स इसको अपनाएं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स इसको अपनाएं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। क्या ऐसा कोई सिस्टम बन सकता है कि केसेस मतलब आने के साथ ही ये तय हो सके कि ये मीडिएशन में जा सकते हैं, ये इस लेवल पे जा सकते हैं, इनको किस तरीके से? क्योंकि अभी देखा जाए तो केसों की पेंडेंसी बढ़ती जा रही है, जितने केस निपटारा नहीं होते उससे ज़्यादा हमारे पास बढ़ते चले जाते हैं। मैं समझता हूँ कि सिस्टम बनवानी चाहिए, यानी मामले जब कोर्ट में आते हैं उसमें अलग अलग ट्रैक पे मामलों को हम भेज सकते हैं। अब मान लीजिए ऐसे मामले आते हैं जिसमें कि कमर्शियल डिस्प्यूट है, उसमें हम पार्टीज को परसुएट कर सकते हैं कि आप आर्बिट्रेशन के लिए जाएं। पर्सनल डिस्प्यूट्स होते हैं, जैसे पार्टनरशिप में डिस्प्यूट हो या फैमिली में, परिवार में डिस्प्यूट हो, तो उनको हम मीडिएशन भेज सकते हैं। तो अलग अलग ट्रैक पर हम मामले भेज सकते हैं। सबसे ज़्यादा विवाद जो हैं आज वो सरकार लाती है। अब सरकार को एक लिटिगेशन पॉलिसी को ज़रूर बनवाना है। हालांकि इसमें सरकार में ज़रूर सोच विचार हुआ है, केंद्र सरकार ही नहीं पर राज्य सरकारों को भी मिलकर इसमें एक सिद्धांत बनाना पड़ेगा कि कौन से मामलों को हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स तक ले जाएं। पर आज ये है कि कोई भी अफसर यदि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट तक मामला न ले जाएं तो उसको ये डर रहता है कि कहीं 5 साल के बाद उसके खिलाफ कोई विजिलेंस इंक्वायरी हो जाएगी कि ये उन्होंने क्यों सेटल किया मामला। सो देयर इज अ लैक ऑफ ट्रस्ट। अब इसका जवाब जरूर ढूंढना पड़ेगा। दिस इज द रियलिटी। हाल के दिनों में ये तमाम मंचों पर मांग उठी कि जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग है उसको भी डिफरेंट लैंग्वेजेस में कन्वर्ट करना चाहिए। आपने जो कहा कि रीजनल लैंग्वेजेस में कोर्ट का कामकाज होना चाहिए, उसका मैं समर्थन करता हूँ। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, ट्रायल कोर्ट्स में जो साक्ष्य होती है, गवाही होती है, वो तो रीजनल लैंग्वेज में ही होती है। सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस आते हैं, वकील जो प्रैक्टिस करते हैं, अधिवक्ता प्रैक्टिस करते हैं, वो सारे देश से आते हैं। कई जजेस तो अच्छी हिंदी जानते हैं, पर यह भी जानना ज़रूरी है कि हमारे यहाँ हर एक राज्य से मामले आते हैं। अब हर एक जज को उस राज्य की भाषा के बारे में जानकारी नहीं रहती, ना ही वकीलों को जानकारी रहती है। तो सुप्रीम कोर्ट इज़ अ नेशनल कोर्ट, इसलिए सुप्रीम कोर्ट एक भाषा ऐसी होनी चाहिए जो सबको पता चले। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का जो कामकाज होता है वो अंग्रेजी में होता है। पर इस बात पर हम रुक नहीं गए हैं। अब सारे सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय हैं, करीब 37,000 निर्णय हैं 1950 से आज 2024 तक, इनका हम सीधा अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से हर एक भाषा में कर रहे हैं। तो सारे 37,000 जो निर्णय हैं सुप्रीम कोर्ट के, इनका अनुवाद, सीधा अनुवाद हिंदी में हो चुका है और इसको हम डिजिटल SCR के रूप में नागरिकों के तक पहुंचा देते हैं, ताकि जो हमारे जिला न्यायालय हैं, लॉ स्कूल्स हैं, लॉ कॉलेजेस हैं, जहां पर लोगों को इतना पैसा नहीं है कि हम प्राइवेट रिपोर्टर्स से निर्णयों का सब्सक्राइब करें, उन तक हम ये निर्णय पहुंचा सकते हैं। आपके कई जगह मैंने स्टेटमेंट सुने हैं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही अधिकतर लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट है, इस तरह के बिल्कुल देते रहे। तो ऐसे में आज की डेट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ज़्यादा प्रभावी बनाने के लिए क्या कोई पहल की जा रही है? मैं हर एक हाई कोर्ट को ये बता रहा हूँ कि आपकी जो वैकेंसीज हैं डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में, इनको आप भर दीजिए, क्योंकि सारी जो एग्ज़ाम्स होती हैं रिक्रूटमेंट के लिए, वो एग्ज़ाम समय पे हों, ताकि हाई कोर्ट सारी वैकेंसीज हैं उनको फिलअप करें। दूसरी, हाई कोर्ट में जो वैकेंसीज हैं उनको भी बहुत शीघ्र कंप्लीट करने की ज़रूरत है,
सुप्रीम कोर्ट की वैकेंसीज पर। आपका सवाल डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी पर था। इसके अलावा मैं सोचता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। आज हाई कोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ी मात्रा में उसमें इम्प्रूवमेंट्स हो गई हैं, सुधार हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में तो हुआ है ही, पर ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने चेंज किया है वो अच्छी मात्रा में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में होना चाहिए, क्योंकि कोई भी नागरिक का मामला, चाहे वो सिविल हो, क्रिमिनल हो, फौजदारी हो, उसमें पहली जगह जहाँ पर नागरिक जाते हैं वो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में जाते हैं, ना ही हाई कोर्ट में आते हैं, ना सुप्रीम कोर्ट में आते हैं। तो इसकी बहुत ज़रूरत है कि हम डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को कंडीशंस ऑफ सर्विस अच्छी दे दें, उनकी वर्किंग कंडीशंस को सुधारें, वकील वहाँ जो आते हैं उनको सुधारें, उनकी सर्विस कंडीशंस। राज्य सरकार जब तक इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगी तब तक इसमें सुधार कैसे आ सकता है? हर चीज़ को हम सरकार पे डाल दें कि भाई सरकार हमें पैसा नहीं दे रही है, ये ठीक नहीं होगा। हम लोगों की तो जिम्मेदारी है, जजेस की जिम्मेदारी है, चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी है कि हम सरकार को बताएं क्या ज़रूरत है। और कई राज्य ऐसे हैं जिसमें कि अच्छी तरह से सरकार और जुडिशरी में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तालमेल है। सर, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों के नाम के रिकमेंडेशन पर अक्सर खबरें आती रहती हैं, मतभेद भी रहता है। तो क्या जज की काबिलियत पर सुप्रीम कोर्ट के पैरामीटर्स अलग हैं और सरकार के पैरामीटर अलग? कारण क्या है? अच्छा, मैं आपको पहली तो बात यह है कि देखिए, जो संवैधानिक प्रणाली है नियुक्तियों के लिए, जजेस के, न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए, उसमें राज्य सरकारों के लिए भी जिम्मेदारी है, हाई कोर्ट्स की जिम्मेदारी है, सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है और केंद्रीय शासन की जिम्मेदारी है। अब हाई कोर्ट्स में हाई कोर्ट जजेस के लिए जब नियुक्तियां होनी होती है तो हाई कोर्ट कोलिजियम्स वो नाम को रेकमेंड करते हैं। उनके रेकमेंड किए हुए नाम पहले राज्य सरकार के पास चले जाते हैं, यानी मुख्यमंत्री और राज्यपाल के पास नाम चले जाते हैं। उसी के साथ ये सारे नाम केंद्र शासन को भेज दिए जाते हैं। एक कॉपी सुप्रीम कोर्ट के पास आ जाती है। राज्य सरकार यदि 3 या 4 सप्ताह के बाद उनका समर्थन नहीं आता है तो इट्स ट्रीटेड एज अ डीम्ड कंसेंट। उसके बाद केंद्र शासन अपनी इंक्वायरीज करते हैं। तो मेरे व्यूज, जब मैं चीफ जस्टिस नहीं था तो मेरे व्यूज सोलिसिट किए जाते थे कि आपकी क्या राय इन नामों पे। ये जो राय दे देते हैं, इसको सबको इकट्ठा करके फिर केंद्र सरकार ये सारे इनपुट्स को इकट्ठा करके सुप्रीम कोर्ट के पास भेज देती है। बहुत बार केंद्र सरकार समर्थन करती है कि नाम अच्छे नाम हैं, कई बार उनके कोई ऑब्जेक्शंस रहते हैं। ये समझना भी बहुत जरूरी है कि संवैधानिक प्रणाली में किसी एक स्तर को प्रिडोमिनेंस नहीं दिया है। इट्स अ फेडरल कंट्री, अल्टीमेटली अपॉइंटमेंट्स आर मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट्स की छुट्टियां आती हैं तो ये एक बहस खड़ी हो जाती है कि सबकी छुट्टियां कम हो रही हैं, सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां या कोर्ट्स की छुट्टियां जहां की तहां। एक्चुअली उसको वेकेशन कहना कुछ उचित नहीं है। इस साल करीब 21 बेंचेस सुप्रीम कोर्ट के काम कर रहे थे, कार्यरत थे वेकेशन में, 6 सप्ताह की वेकेशन में। उस समय करीब 4000 मामले ये बेंचेस के सामने लगाए थे, यानी 4000 मामलों पे विचार विमर्श हुआ था सुप्रीम कोर्ट में और करीब 1170 मामलों का डिस्पोजल हो गया। इसके अलावा उन दिनों में जजेस अपने जो पेंडिंग जजमेंट्स हैं उनका डिक्टेशन करते हैं। अब इस वेकेशन के पहले मेरे सामने करीब 18 या 19 बहुत बड़े कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस के मामले और उससे साथ साथ करीब 176 कनेक्टेड केसेस जो पेंडिंग जजमेंट्स मेरे साथ थे। अब समय कब मिलेगा आपको डिक्टेट करने में? उसी समय वेकेशन में ही जजेस, और ये हर कोर्ट में यही परिस्थिति है। तो उस समय वेकेशन में जजेस अपने निर्णय देते हैं। कई मामले ऐसे होते हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने, हाई कोर्ट्स के सामने, जिसमें कि अपने देश का भविष्य इस पर निर्भर है। देश किस दिशा में जाएगा भविष्य में, चाहे इकोनॉमिक एरिया में हो, चाहे पॉलिटिकल एरिया में हो, चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल एरिया में हो, उस समय थोड़ा सा काफ़ी सोच विचार की ज़रूरत रहती है। आपको अलग अलग चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं जजेस को। आप जब तक न्यायाधीशों को ये समय नहीं देंगे पढ़ने के लिए तो पढ़ाई कैसे करेंगे? सिंगापुर के सुप्रीम कोर्ट में
एक मामले की सुनवाई हो जाती है तो उतना ही समय उनको फ्री टाइम मिलता है जजमेंट के बारे में सोचने के लिए और जजमेंट लिखने के लिए। तो मान लीजिए एक सप्ताह उन्होंने जुडिशियल काम किया है तो उनको एक सप्ताह और मिल जाता है कि आप चेंबर में बैठेंगे, आप घर में बैठे आप मौज नहीं करेंगे, आप चेंबर में बैठेंगे उस मामले के बारे में सोचेंगे ताकि ढंग का आपका निर्णय आए। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, एक मामला खत्म हो जाता है दूसरा शुरू कर देते हैं। अपने सर्वोच्च न्यायालय के पास जो काम है वो शायद विश्व में किसी भी सर्वोच्च न्यायालय के पास काम इतना नहीं है। कोई भी कोर्ट का काम केवल जजेस के तहत नहीं होता, जजेस के अलावा कोर्ट में वकील होते हैं। हमारे यहाँ जो वकील हैं वो स्टेट से आते हैं दिल्ली और दिल्ली में बस जाते हैं। इनका काम इनको बेसिकली आता है स्टेट से आता है। तो ये एक ही ये समय ऐसा होता है कि वो अपने राज्यों में जाकर इनके जो क्लाइंट्स हैं उनसे बात कर सकते हैं कि आपका मामला कहाँ तक आया है। सुप्रीम कोर्ट को लगभग आपने पेपरलेस कर दिया, लेकिन अभी भी अगर हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या बाकी कोर्ट्स को देखें तो वहाँ फाइलों का भंडार है। ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट के तहत हम सारे डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को भी कवर कर रहे हैं। अब केस इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर जो हमने तैयार किया है, वो केस इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर एक यूनिफॉर्म सॉफ्टवेयर है जो पूरे देश में उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। उसकी वजह से ये हुआ है कि हर एक केस का इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट शुरुआत से अंत तक आपको मिल जाता है। अभी आपने कुछ समय पहले बोला था कि एआई से आप डिफरेंट जो डिसीजंस हैं उनका रीजनल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हो रहे हैं और वो लोगों को प्रोवाइड हो जाएंगे। तो एआई या यूँ कहें कि आईटी जुडिशरी के लैंडस्केप को आने वाले दिनों में बदलने वाली है पूरी तरीके से। आईटी ने तो जुडिशरी का जो लैंडस्केप है पूरा बदल चुका है। आईटी से आप 1950 के कोर्ट देख लें या जब मैंने बार ज्वाइन किया था 1982 के बाद, उस समय का कोर्ट देख लें और आज का कोर्ट देख लें, उसमें तो पूरा जमीन आसमान का फर्क आया है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम रजिस्ट्रीज में सुधार लाना चाहते हैं। यानी बहुत सारा जो काम मैन्युअली होता है रजिस्ट्री में, डिफेक्ट्स को क्योर करना पिटिशंस में, अब मैन्युअली जो काम होता है रजिस्ट्रीज में, एक व्यक्ति एक पिटिशन पढ़ने के लिए, मान लीजिए 500 पन्ने की पिटिशन है, उनको एक दिन लग जाएगा या कम से कम 2-3 घंटे तो लग ही जाएंगे एक 500 पन्ने पिटिशन के डिफेक्ट्स नोटिस करने के लिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वही काम एक 20 या 25 सेकंड में कर सकता है। तो हमने ऑलरेडी पायलट बेसिस पे इस पे काम किया है सुप्रीम कोर्ट में। आईआईटी मद्रास के साथ सुप्रीम कोर्ट का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है। एक एरिया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिसमें कि मुझे थोड़ा सा मैं सावधानी से काम कर रहा हूँ, वो है क्या हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत निर्णय दे सकते हैं। मुझे उसमें कठिनाई लगती है क्योंकि निर्णय, हम जज हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, व्यक्ति हैं, तो व्यक्ति की सारी कमियां तो जज में हैं, कई गलती हो सकती है, पर तब भी जो एक मानवता है हमारे कार्य में, वो मानवता इसका बहुत बड़ा महत्व है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं दे सकता। अभी हाल में 1 महीने पहले ही जो कानून में बदलाव हुए, 3 नए कानून बीएनएस और कानून में जो बदलाव हुए, उसको आप आने वाले समय में किस तरीके से देखते हैं, आपका नजरिया क्या है? देखिए, ये 3 कानून के बारे में मैं बोलना नहीं चाहूँगा क्योंकि उसके बारे में पिटिशंस पेंडिंग हैं कोर्ट में, तो मुझे किसी पेंडिंग केस पे बोलना उचित नहीं होगा एज अ जज, एज अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। पर इतना ही मैं कहना चाहूँगा कि बदलते हुए समाज के बैकग्राउंड में पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं, उनमें बदलाव, कानूनों का बदलाव होना ज़रूरी है। कोई नागरिक को उसको चैलेंज करना है तो वो भी पावर है, कोर्ट के सामने आ सकते हैं, उसको चैलेंज कर सकते हैं, कोर्ट बड़ी गहराई से उस पर विचार विमर्श करेगी। अभी जिस मतलब एफआईआर को पहले भी काफ़ी आसान है और आसान बनाया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या ये पूरा बर्डन कोर्ट का डबल नहीं हो जाएगा या और? नहीं, मैं नहीं समझता हूँ कि इससे कोर्ट का बर्डन डबल हो जाएगा। तो आप न्याय प्रणाली को जब आसान बनाएंगे, सुलभ बनाएंगे, तो इनका प्रमाण तो बढ़ जाएगा। तो प्रमाण बढ़ जाएगा इस भय से, क्या हम न्याय प्रणाली को आसान नहीं बनाएं, सुलभ नहीं बनाएं? बनाना तो चाहिए। मात्रा बढ़ जाएगी तो उसके लिए और हम लोगों को सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर बने। पर ये बहुत जरूरी है कि किसी सामान्य व्यक्ति को, मान लीजिए महिला अपने घर में उसका कोई
ऐसा कुछ हुआ है जिसमें उसको FIR दर्ज करना है, तो दर्ज करना पड़ेगा उसको। किसी बच्चे पर जो मान लीजिए कोई केस होता है, कोई भी केस हो, तो बहुत ज़रूरी कि FIR रजिस्टर। तो इस तरह से कि इससे काम बढ़ जाएगा कि देश को उसके लिए फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना पड़ेगा। लॉस कंडीशन है, लेकिन सामान्यतः ये नहीं देखा जाता है कि मैंने किसी पे झूठा आरोप लगाया और मैं सिद्ध हो गया कि मेरा आरोप झूठा है, तो भी मुझ पर कार्रवाई हुई। आरोप लगाने वाले उसको निर्दोष, वो 10 साल जेल में रहा या कोई 5 साल जेल में रहा, वो निर्दोष साबित हो गया। वो तो निर्दोष साबित हो गया, लेकिन उसने तो एक लंबी अवधि सजा की भुगत की। तो जो लोगों ने ये केस किया, चाहे वो किसी भी मामले में, इवन आजकल देखें तो पॉस्को एक्ट, इस तरह के बड़े सारे बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, तमाम इस तरह के, जो हमारा समाज है उसमें हर तरह के लोग हैं, हर तरह से चीजें। तो ऐसे मामलों में क्या ऐसा कोई सख्त प्रावधान या कोई ऐसी गाइडलाइन होनी चाहिए कि अगर किसी पे केस चला और वो 5 साल जेल में रह गया और उसके बाद निर्दोष साबित हो गया, तो जिन्होंने आरोप लगाया उनको वो कंपनसेट करना चाहिए और उनको पनिश करना चाहिए ताकि समाज को लर्निंग मिल सके। जी, आप कहते हैं वो इसमें काफ़ी सब्सटेंस है। गलत आरोप लग जाए किसी व्यक्ति पे तो न्याय प्रणाली को उस पर सतर्क रहना चाहिए। अब बेल की बात है, किसी पर गलत आरोप लग जाए, बेल तुरंत उस व्यक्ति को मिलनी चाहिए। इसलिए हम हमेशा कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि एक दिन ज्यादा भी किसी को आप कस्टडी में रखते हो वो नामुमकिन है। अब ये जो संदेश है वो खास तौर पर डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी तक पहुंचाना चाहिए। और दूसरी बात तो ये है कि आपको जो हमारी पुलिस इन्वेस्टिगेशन मशीनरी है उसको भी तो इम्प्रूव करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि कई आरोपों में कन्विक्शन क्यों नहीं होती है, इसकी वजह यह नहीं कि आरोप नहीं हुआ था, उसकी वजह यह है कि इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं थी। आपको कहाँ की जुडिशरी सबसे अच्छी लगती है? सवाल ही नहीं है। भारत की जुडिशरी, हमारे देश की जुडिशरी, इतना बड़ा काम किसी जुडिशरी में नहीं होता है। हर रोज आज भी हर एक नया केस जब मैं पलट देता हूँ, अब तो डिजिटली पलट देते हैं पन्ने, हम फिजिकली नहीं पलटते हैं। हर एक केस में हर रोज हर एक केस में कुछ नया सीखने को मिलता है। और तमाम देशों की जुडिशरी हमारे मतलब इंडियन उसको स्वीकार करती है। जी, हमारे जो निर्णय हैं, चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, संवैधानिक केसेस में हैं, इनकम टैक्स में हैं, एनवायरमेंटल लॉ में हैं, क्रिमिनल लॉ में हैं, बाकी देशों में, ग्लोबल साउथ में पर्टिकुलरली साइट होते हैं निर्णय। हाल ही में हमारे यहाँ जर्मन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जजेस आए थे, वो मुझे कह रहे थे कि आपके जो डिसीजंस हैं उनको हम फॉलो करते हैं, जैसे हम उनके डिसीजंस को भी देखते हैं, पढ़ते हैं। यूके सुप्रीम कोर्ट है, बहुत बाकी सुप्रीम कोर्ट्स हैं। फैसले तो मतलब आपके पार्ट ऑफ लाइफ। इसके अलावा आप अपने कार्यकाल का सबसे बेस्ट काम क्या मानते हैं फैसलों के अलावा? देखिए, मेरे कार्यकाल में जो मैंने काम किया है उसका असेसमेंट करना, उसके बारे में टिप्पणी करना समाज का रोल है उसमें। मैं अपने कार्य के बारे में मैं क्या कह सकूं? मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मैं एक संविधान के मूल्यों को बढ़ाने के लिए मैं एक महज सेवक रहा हूं। मैंने एक फिलॉसफी, एक सिद्धांत जो मेरे सामने हमेशा रखा है, वो हमारे लोक अदालत में हमने वो छोटा सा हमने पब्लिश किया था, और उसको हमने कहा था, न्याय सबके द्वार। आपके पिताजी की सीबीआई, आपके बेटे हैं, क्या आप उनसे क्या उम्मीद रहे? देखिए, मैं समझता हूँ जैसे मेरे पिताजी जब रिटायर हो गए, वो 1985 में रिटायर हो गए थे, और जब मुझे 1998 में पूछा गया था कि क्या आप जज बनोगे, तो पिताजी ने कहा कि भाई देखो, ये आपका सवाल है, मैं आपको यही कह सकता हूँ कि इसमें बड़ा समाज कार्य कर सकते हो आप। तो निर्णय मेरा था। तो जो आपने मेरे बेटों के बारे में पूछा, तो मैं सोचता हूँ कि ये उनका निजी सवाल है। सर, बेटों के अलावा आपने बेटियां भी गोद ली। जी जी। तो और इसके पीछे आपकी सोच क्या?
देखिए, ऐसा होता है जीवन में, अवसर आ जाते हैं कि आप सोचते नहीं हैं। शायद जीवन आपके लिए कुछ नए अवसर आपके समक्ष लाता है। तो हमारे लिए कुछ कल्पना और मेरे लिए कुछ ऐसे ही हुआ जब हम इलाहाबाद में, मैं मुख्य न्यायाधीश था इलाहाबाद उच्च न्यायालय का। तब ये जो दो बहनें जो हैं, प्रियंका और माही, हमारे जीवन में आई। तो मैं समझता हूँ कि शायद ये मेरी सोच की वजह से नहीं आई, या ना कल्पना की सोच की वजह से, बस उन्होंने हम दोनों को अपना लिया। वो कंप्यूटर पे काम करती है, मुझे कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो वो मुझे दिखाती हैं कैसे करना है। मुझे मोबाइल पे कुछ पता नहीं चलता कैसे करना है, वो मुझे दिखाती हैं। पर उसके अलावा दोनों बहुत बड़ी एक्टिविस्ट हैं, एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट हैं, एनवायरनमेंट के बारे में, उनको पर्यावरण के बारे में बहुत उनकी आशाएं हैं। सर, आपने बाकी कार्यकाल के लिए क्या आपने कोई टारगेट रखा है? जब मैं चीफ जस्टिस बना था तो उस दिन मुझे किसी जर्नलिस्ट ने सुप्रीम कोर्ट में पूछा था कि आपके क्या टारगेट्स हैं। तो मैंने उनको उस समय बताया था कि देखिए, मैं अपने काम से बात करूंगा, मैं यानी मेरे कार्य के तहत मैं लेट माय वर्क स्पीक फॉर माई सेल्फ। तो अब भी मैं वही कहूँगा कि मैं आखिरी दिन तक काम करता रहूँगा। सर, मेरे सवाल खत्म हो चुके हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि ऐसा कुछ जो मैं पूछ नहीं सकता और लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट, तो प्लीज़ आप कर देंगे। मुझे लगता है आपने सब कुछ तो पूछ लिया है। मैं लोगों को क्या कहूँ, मैं इतना ही कह सकता हूँ कि देखिए, ख़ास तौर पर आज सोशल मीडिया की वजह से आप हर चीज़, एक अच्छी चीज़ आप देखेंगे तो 10 बुरी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। आप समाज के प्रति, देश के प्रति, देश की इंस्टीट्यूशंस के प्रति आप अपना विश्वास रखिए।